नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले से कुछ लोग बड़े परेशान हो गए हैं, इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस तो सबूत दिखाने की मांग कर रही है, तो कुछ लोग पीएफआई जैसे संगठनों को की तुलना जो कि देश विरोधी संगठन है, उसकी तुलना राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस के साथ कर रहे हैं, जिसका नाम पीएफआई का नाम आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के साथ भी जुड़ा है और जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। पीएफआई बैंड, सीएनबीसी आवाज पर आज टक्कर इसी पर। क्या पीएफआई पर बैन का वक्त अब आ गया है? इनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी हरकतें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं कि ऐसे संगठन और ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग खुले नहीं छोड़े जा सकते। क्या पीएफआई पे बैन लगना चाहिए जैसे सिमी पे बैन लगा था? वो संगठन चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर देशद्रोही काम करता है उस पे बैन लगना चाहिए। आर पार में मुद्दा उठने के चंद घंटों बाद ही बड़ा एक्शन हो गया। पीएफआई हेडक्वार्टर पर लगाए ताला इस बात का सबूत है कि भारत में पीएफआई की देश विरोधी दुकान का शटर डाउन हो चुका है। मोदी सरकार ने दशहरा से पहले ही पीएफआई की आतंक वाली लंका का दहन कर दिया है। देश विरोधी एजेंडा चलाने पर पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई को बैन करके सरकार 2 काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए। इनके पास क्योंकि कोई सबूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करने के लिए ये एक ऐसा कोई भी डायलॉग दे देते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सवाल है कि जिस पीएफआई पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने, विशेष वर्ग को कट्टर बनाने, बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने, आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहने से जुड़े तथ्य सामने आ चुके हों, उसकी हिमायत क्यों की जा रही? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस तौर पर, खास तौर पर इस चर्चा के अंदर, और मैं सीधा एक्सक्लूसिवली उनका रुख कर सकता हूं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले पे बोल रहे हैं। पीएफआई की बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश के अंदर भी पीएफआई के खिलाफ, लेकिन यह आरोप भी लग रहा है कि पीएफआई से जुड़े की जड़ें काफी पहले से जमी हुई थी और पर कार्रवाई देर से कार्रवाई हुई है। नरोत्तम मिश्रा, गिरफ्तारी हुई है तो जड़ें जमाई नहीं है, जड़ जमाने की कोशिश है और हर कोशिश को हमने नाकाम किया है, चाहे वो चूड़ी वाले के रूप में हो, चाहे खरगोन दंगे के रूप में हो, चाहे अभी जी हम इनको जड़ें नहीं जमाने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त कर दिया। सिमी अब इतिहास की वस्तु हो गई। आज के बाद पीएफआई भी इतिहास की वस्तु होगा। 25 लोग हिरासत में हैं, बहुत जल्दी इनकी जो स्लीपर सेल है वो भी हिरासत में। जी मेरा अगला सवाल, आरएसएस की तुलना पीएफआई से की जा रही है। कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, आरएसएस पर भी बैन की मांग कर रहे हैं। योर रिएक्शन? मैं कहता हूं कि मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। अच्छा। ये सपा और कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि हमें पीएफआई का सदस्य होने पर गर्व है, हम पीएफआई के सदस्य बनेंगे। इतने का सवाल का अगर वो जवाब दे देंगे तो आप उनको अर्थ समझ में भी आ जाएगा। संघ से तुलना ये क्या करेंगे? आरएसएस या संघ हमारा एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है।
ये पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। अब कैसे तुलना होगी दोनों बातों की? जी, गांधी परिवार के बेहद करीबी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो आरएसएस और पीएफआई को एक ही थैले का चट्टा बट्टा कह रहे हैं। योर रिएक्शन? नरोत्तम मिश्रा जी। आदरणीय दिग्विजय सिंह ने तो जाकिर नाइक को शांति दूत कहा था जी। इससे उनकी सोच उजागर नहीं होती है। दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। स्वाभाविक रूप से बटाला हाउस की बात करने वाले दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो क्या संघ से तुलना करेंगे? वो तो कांग्रेस हर जगह अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए संघ पे आरोप लगा के चर्चा में आना चाहते हैं। एक और है असाउद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैंने सुना उनको वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं ओबीसी जी। वो अपराधी को अपराधी नहीं मानते, वो आतंकवाद को आतंकवादी नहीं मानते, वो इनकी आड़ में मुसलमान ले आते हैं कि कैसे भी हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो। अरे भाई, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है। पर ओबीसी ने जानबूझ के उसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, मैंने सुना उनको, जो ठीक नहीं है, जो गलत है जी। पीएफआई हो, उसके आईएसआई से कनेक्शन मिले, उसमें केरल में हत्या में उसका हाथ देता है, कर्नाटक की हत्या में, उड़ीसा की हत्या में, तमिलनाडु की रिपोर्ट में है। ये जो भारत का राजपत्र है, इस राजपत्र के अंदर उल्लेख है उन चीजों का, प्रकाशित हुआ है। अगर उनको लग रहा है तो वो तो वकील है, बड़े न्यायालय में लगाए ना, प्रमाण आएंगे वहां पे सामने, क्यों नहीं लगाते? जानबूझ के ये विभाजनकारी राजनीति जो वो करते हैं, एक वर्ग एक जाति की राजनीति तक ही सीमित है ओवैसी जी। देश का सोच कभी उनकी आंख से निकला ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक और नेता है राशिद अल्वी, वो इसको गुजरात चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला ये खेल सारा गुजरात चुनाव से पहले हो रहा है क्योंकि चुनाव है इसलिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मिस्टर मिश्रा? नरोत्तम जी। देखो, चुनाव के चश्मे से राशिद अल्वी जी देखें या कोई और देखते हो, हम लोग इसको चुनाव के चश्मे से नहीं देखते। धारा 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था? आप सोच के बताओ। 35A हटाई तब कौन सा चुनाव था? सीएए लाए तब कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटाया तब कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था दूर दूर तक। चुनाव को ध्यान में रखकर चूंकि ये दल काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को ध्यान में रखा है, बिल्कुल आखिरी दौर है, समाज सेवा को ध्यान में रखा है, कानून के दायरे को ध्यान में रखा है, न कि चुनाव को ध्यान में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का।